नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप लोगों को द्वितीय पुस्तक जो आप लोगों का है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के नेक्स्ट अध्याय मानव विकास को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसा कि बच्चों मानव विकास मैं प्रथम पुस्तक जो है आप लोगों का उसमें पहले पढ़ा चुका हूं मानव विकास के विषय में, तो उसमें हमने विस्तार पूर्वक मानव विकास को पढ़ाया था। और इस पुस्तक में जो है बच्चों भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में, इसमें मैं सिर्फ भारत के विषय में बताऊंगा कि भारत के लोगों का मानव विकास कैसे हुआ। और खासकर इस अध्याय में 2022 में जो इंटरमीडिएट एग्जाम होगा बिहार बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताऊंगा और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस पे आज का। जैसा कि बच्चों मानव विकास मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप जानते भी हो कि मानव विकास किसे कहते हैं। मानव का विकास, मानव जब संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने लगता है ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मानव को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगती है, मानव को संसाधनों की सुविधाएं मिलने लगती है, मतलब कि आधारभूत जितने भी संसाधन है उसका मानव उपयोग करने लगता है, तो समझो मानव का विकास हो गया। अन्यथा इनके अभाव में मानव का विकास अधूरा माना जाता है। समझ रहे हो ना बात को? संसाधनों के उपयोग, जितना ज्यादा उपयोग मानव करेगा मानव का विकास उतना होगा। संसाधनों का उपयोग मानव कम करेगा तो मानव का विकास कम होगा। मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि पहले के समय में, पहले के लोगों में कहा जाता कि पैसे का विकास, पैसा अधिक कमा रहे हो तो उस परिवार, उस मानव का विकास हो गया। लेकिन नहीं, पैसा ही सिर्फ मानव का विकास नहीं करता है, मानव के लिए संसाधनों की पूर्ति भी मानव का विकास करता है। खैर, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहां पर एक सवाल बनता है बच्चों, मानव विकास क्या है? ठीक है, मानव विकास क्या है, मानव विकास किसे कहते हैं? तो मानव विकास जो है संपूर्ण मानव जाति का जो है कल्याण हो। कल्याण मीन संसाधनों का उपयोग मानव करे तो उसे मानव विकास कहते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। सामाजिक विकास भी होना चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। सामाजिक विकास का मतलब शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आर्थिक विकास का मतलब पैसे की बात कर रहे हैं। उसी तरह सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। उसके बाद मानव जो है, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है कि मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण, जितने भी स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, हमारे आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, वो भी स्वस्थ होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम आर्थिक क्रियाकलाप करें, उसके साथ हम सामाजिक विकास करें, ठीक है, उसके साथ हम जो है राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग करें, तभी मानव का विकास होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब कि पर्यावरण का भी संतुलित रहे और हम भी विकास करें, मानव भी विकास करें, तो वो सही तरीका है मानव के विकास करने का। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव का सशक्तिकरण की भी बात की गई है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में कहा गया है। उसके बाद जो है मानव विकास में अनेक सार्थक पक्ष हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, दीर्घायु है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, मानवीय अधिकार है, आवश्यक संसाधनों की पूर्ति है, मूलभूत सुविधाओं का मानव तक पहुंच। ठीक है, ये सब जो सार्थक पक्ष हैं बच्चों, ये जो सारा, ये मानव को जब प्राप्त होता है तो मानव का पूर्ण विकास हो जाता है। तो कहोगे कि सर कितने लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही है? सही बात है, बहुत कम लोगों को, बहुत कम नहीं कहेंगे, 1/2 लोगों को भारत में शिक्षा प्राप्त हो रही है, या लोग शिक्षा प्राप्ति की तरफ रुझान रखते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य की सुविधाएं कितने को मिलती है? स्वास्थ्य की सुविधाएं में भी अलग अलग कैटेगरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा कम है, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा ज्यादा प्राप्त हो रही है। उसी तरह दीर्घायु, शहरी क्षेत्रों के लोगों का आयु जो है बहुत लंबा होता है, औसत आयु, ठीक है जी, वो लंबा होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है देखा जाता है कि मृत्यु दर ज्यादा होती है, औसत आयु कम होता है। ठीक है, वो एकाध एग्जाम्पल, एकाध को आपको मिल जाएगा अपवाद कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग 90 और 100 साल जी लेते हैं, लेकिन अधिकांश देखोगे, औसत देखोगे तो शहरी क्षेत्रों में औसत आयु ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है।
इसका कहने का मतलब देखो बच्चों, ये दो पिक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, एक शहरी क्षेत्र का है ये और एक ग्रामीण क्षेत्र का है। तो दोनों को आपको देखकर आभास हो जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में, ठीक है, यहां देख रहे हो शहरी क्षेत्र में जो है मकान सुसज्जित तरीके से बना हुआ, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोग सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई है। लोग कहने का मतलब यहां पर दिख रहा है कि लोगों के पास संसाधन की कमी नहीं है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से ये मजबूत है। लेकिन यही पिक्चर हम ग्रामीण क्षेत्र में जब देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे कि सड़कें कमजोर कच्ची हैं, या फिर घर जो है कच्चे मकान का बना हुआ है, कच्चे मिट्टियों का बना हुआ है, सड़कों पर ही बच्चे खेल कूद रहे हैं, या जानवर है, या फिर देखो गंदे पानी जो है कहीं पर जमा हुआ है। तो कहने का मतलब कि आप जो देख रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का उपयोग कम हो रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में संसाधनों का उपयोग ज्यादा हो रहा है ना। इससे क्या हो रहा है कि लोग जो है अपना विकास बहुत तेजी से कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों को संसाधनों का पूर्ति मिलता है, तो फिर यहां पर एक सवाल आ जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में सबको शिक्षा मिल रही है, सबको रोजगार मिल रहा है, यहां भी तो बेरोजगार भटक रहे हैं। तो फिर जो है यहां पर इस सवाल का है कि भारत के विकास में, ठीक है, भारत के एक ये है कि भारत जो है विकास के लिए जो है क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद, समांतीकरण, सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक विषमताएं, ये सब भारत में कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक है, एक गांव विकास कर रहा है तो दूसरा गांव को लोग चाहता है कि नहीं विकास करे, या दूसरे शहर को चाहता है लोग नहीं विकास करें। यहां पर एक प्रादेशिक विभिन्नता आ जाती है। बिहार राज्य का जो विकास कम है तो देखोगे कि आप पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का विकास बहुत ज्यादा है। क्या है, प्रादेशिक भिन्नता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में ही नगरों महानगरों में जो जनसंख्या है उसको बहुत कम जनसंख्या को मतलब कि जो है सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। भारत की जो नगरीय और महानगरीय जनसंख्या की हम बात करेंगे, या गया शहर की ही हम बात करें, या पटना शहर की बात करेंगे, तो वहां पर भी मानवों को 100% संसाधन नहीं मिल रहा। जितने भी नगर में रह रहे हैं उनको भी जो है संसाधन, कुछ खास लोगों को, कुछ प्रतिशत 10%, 20% लोगों को ही संसाधन 100% संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, और बाकी लोगों को कम संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, उसमें उच्च वर्ग परिवार है 10% जिनको पूरे संसाधन प्राप्त हो रही है। मध्यम वर्ग परिवार को आधा संसाधन प्राप्त होता, आधा संसाधन नहीं प्राप्त होता, क्योंकि संसाधन के लिए हमें उच्च पैसा जो है उच्च मूल्य चुकाना पड़ता है। मध्यम परिवार के लिए कम होता है पैसा, तो और निम्न परिवार जो है उसके लिए तो और कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार है। तो ये देखोगे आप, दो पिक्चर है यहां पर। फिर से शहरी क्षेत्र में लोग तो शहर की ओर अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं कि हम वहाँ रोजगार मिलेगा, हमें वहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा रहन सहन होगा। तो उसमें क्या होता है, लोग तो पहुंच जाते हैं तो पता चलता है उन्हें उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो सड़क पे ही अपना जैसे तैसे निवास करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे जैसे तैसे जिंदगी जीते हैं, रहना, खान पानी, गंदा पानी यूज कर रहे हैं। तो शहरों में भी आप क्या देखोगे, सभी लोगों को 100% लोगों को संसाधन नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या होता है, गांव में कृषि भूमि से उपज उतना नहीं प्राप्त हो पाता है जिससे कि उनके परिवार का समुचित विकास हो। इस कारण से भी लोग जो है शहरों की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे भारतवर्ष की बात करेंगे तो भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है कि भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों या फिर गरीब कृषकों को मतलब कि उनके विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, या उनका विकास कम हुआ, या वो अपना विकास नहीं कर पाए। ये इसमें समझ गए। तो इसके लिए जो है ये हमारी विडंबना है, भारत की वास्तविकता है। इस पे भारत सरकार बहुत ध्यान अब दे रही है। ठीक है,
तो ये भारत का जो है बहुत बड़ा भाग है। ये लोग भी शहर पहुंच जाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, लेकिन इनके पास शिक्षा की कमी, ठीक है, के कारण जो है ये अपना शहर में विकास नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, ये जैसे तैसे शहर में कहीं सड़क किनारे घर बना लिए, रेलवे लाइन किनारे घर बना लिए, इनके बच्चे ऐसे जैसे तैसे पलने बढ़ने लगते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य रहता है पैसे का उपार्जन, पैसा कमाना और किसी तरह पेट पालना, ठीक है। पेट तो पाल लेते हैं लेकिन और संसाधनों का उपयोग, शिक्षा जैसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन के लिए भी शहर में रहते हुए ये जैसे तैसे गुजार बसर करते हैं, ग्राम में तो गांव में तो करते ही करते हैं। तो इनका जो है विकास जो है भारतीय गरीब, इसे हम लोग कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन, इसे इन लोगों को, और भारत में जो है करीब करीब 22% लोग जो है आज के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 22% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो बच्चों, हम पिछली कक्षा में भी बहुत विस्तार से इसको पढ़ा चुके हैं, मानव विकास को। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं मानव विकास पर। मानव विकास में जो है यूएनडीपी का रिपोर्ट आया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसका रिपोर्ट दिया है, और इसमें जो है 193 देशों में 188 देशों का जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है हर एक वर्ष, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या आधार माना लिया गया है, स्वास्थ्य, साक्षरता और संसाधनों तक पहुंच। इन तीनों के आधार पर यह रिपोर्ट दिया जाता है कि किस देश में जो है स्वस्थ लोग कितने हैं, इनमें साक्षरता कितनी है, इनमें संसाधनों तक पहुंच कितनी है। इन्हीं तीनों के आधार पर किया जाता है। इन्हीं में जो है इनको जो है प्रत्येक को 1, 2, 3 जो है प्रत्येक को तीनों को मिलाकर 1 पॉइंट दिया जाता है, 1 अंक दिया जाता है, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक के इनके रेशियो को दिया जाता है, और प्रत्येक को 1/3 अंक दिया जाता है, ठीक है। 1/3 जितना विकास होता है उसी के आधार पर बताया जाता है कि उस देश का विकास कितना हुआ है, उस देश का सूचकांक कितना है, ठीक है। मानव विकास के संबंधी समस्याओं के उन्मूलन में सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में संयुक्त यूएनडीपी ने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 1990 में, याद रखोगे बच्चों, आपको पिछली बार हम बताए थे, पिछली क्लास में बताए हुए हैं। आप लोग YouTube में जाकर उस क्लास का लाभ उठा सकते हो, देख लो उसे। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया था कि अमर्त्य सेन, दक्षिण एशियाई देशों के 2 अर्थशास्त्रियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया मानव विकास में। एक भारत के अमर्त्य सेन महोदय थे जो कि नोबेल प्राइज विजेता थे, और दूसरा थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ठीक है। इन दोनों ने, महबूब उल हक तो कहो कि मानव विकास के प्रथम प्रतिपादक भी थे, तो उसके बाद अमर्त्य सेन का भी बहुत बड़ा योगदान, दोनों लोग आपस में मिलकर बहुत बड़ा योगदान दिए थे 1990 के दशक, 80 के दशक के आसपास, ठीक है। और तब जो है यूएनडीपी जो है इस पर रिपोर्ट बनाने लगी थी। तो अब इसमें हम देखते हैं भारत में मानव विकास क्या है। तो भारत में मानव विकास 2015 में 188 देशों की जो सूची प्रकाशित की गई यूएनडीपी के द्वारा, तो उसमें भारत का स्थान 131वां था, ठीक है, 131वां था, ठीक है। और उसमें जो है सूचकांक में मूल्य जो भारत को मिला था 0.624, ठीक है। मूल्य 1 से कम ही रहता है, सबको 1 ही तक मिलता है, हम बताएं अभी आपको। तो भारत को क्या मिल गया था, 0.624। जिस दिन बच्चों हम बता दें कि ये 7 पार कर जाएगा, उस दिन भारत उच्च वर्ग देशों में शामिल हो जाएगा। हम बताए थे पिछली बार कि पूरे विश्व को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है मानव विकास के सूचकांक में। प्रथम था निम्न वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग, तीसरा था उच्च वर्ग, और चौथा था उच्चतर वर्ग। तो भारत अभी मध्य वर्ग में चल रहा है, ठीक है। जिस दिन ये 0.624 जो है 0.7 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, उस दिन भारत उच्च वर्ग देशों में चला जाएगा,
ठीक है। और जिस दिन वो 0.7 से 0.8 पार हो जाएगा तो उच्चतर वर्ग चला जाएगा। उच्चतर वर्ग में नॉर्वे जो है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सभी डेवलप्ड देश हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे नॉर्वे है, आप जान रहे हो। तो भारत का नंबर कितना है 2015 के अनुसार 131वां है। 2020 में जो रिपोर्ट आया 189 देशों का, उसमें भी भारत का जो सूची में रहा 131वां स्थान रहा, ठीक है। तो ये सब इसलिए हम बता रहे हैं बच्चों कि यहां से आपको लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि भारत का यूएनडीपी में कौन से सूची में कितना कैमा स्थान है 2015 के अनुसार, 2020 के अनुसार। 15 इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी बुक में इसे अंकित किया गया है। अब जो है यूएनडीपी के चयनित सूचियों के आधार पर भारत अपना भी एक चयनित सूची बनाया। तो उस चयनित सूची में क्या किया भारत, निम्नलिखित मानकों को रखा: आर्थिक उपलब्धता की सूची, स्वस्थ जीवन की सूचक और सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। भारत अपना एक बनाया मापदंड, ठीक है। उसमें तो यूएनडीपी भी बनाया था, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच यूएनडीपी का था, और ये भारत का अपना है, आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक उपलब्धता की सूची में। तो आर्थिक उपलब्धता की सूची में जितने भी वर्ग हैं संसाधनों में, वो अर्थ पैसे को जो है मुख्य विकास का कुंजी मान रहे हैं, ठीक है। अब पैसे को जो है विकास का मुख्य कुंजी मान रहे हैं। संसाधनों तक पहुंच होने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा रहेगा तब तो अधिक से अधिक संसाधन का हम उपयोग करेंगे। तो संसाधनों तक पहुंचने के लिए एक मुख्य कुंजी है, ठीक है। उसके जो है उसको मापने के लिए, संसाधनों का आधार को मापन के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तथा प्रत्येक व्यक्ति उपलब्धता का महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है, ठीक है। तो इसमें है, इसके आधार पर एक सवाल यहां पर बहुत जबरदस्त बनता है बच्चों कि लघुत्तरीय है, गरीबी क्या है। अब भारतीयों से, बिहारियों से पूछ दो कि गरीबी क्या है तो अधिकांश लोग बता देगा कि गरीबी क्या है ना। तो गरीबी क्या है सवाल ही है। उसके बाद गरीबी रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। एक गरीबी रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आप गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं करते, हम नहीं करते हैं, कौन करता है, हमारी मुख्य केंद्र सरकार करती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक करती है कि गरीबी रेखा का निर्धारण ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो सब लोग कहेंगे कि हम गरीब ही हैं, ठीक है, संसाधनों तक पहुंच भी है तब भी गरीब ही हैं। तो सबसे पहला से इसमें दो सवाल जुड़ा हुआ है। पहला है कि गरीबी क्या है। गरीबी क्या है, जिसको कुछ नहीं मिले, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं हो जिसके पास, वही ना गरीब है। ना कि सारा सुविधा संसाधन लेने के बाद भी कहेगा कि हम गरीब हैं। बहुत सारे लोग जो है बीपीएल कार्ड बना लेते हैं और संसाधनों का भी उपयोग कर रहे हैं, संपन्न है लेकिन बीपीएल कार्ड बना के, ऐसे लोग हैं समाज में। खैर जो भी हो, तो गरीबी का परिभाषा यही है बच्चों कि गरीबी वंचित रहने वाली अवस्था है जिसमें कि संसाधन उनको नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। उनको सही से शिक्षा नहीं प्राप्त होगा। शिक्षा तो दूर की चीज है, सबसे पहले तो रोटी कपड़ा और मकान, आधारभूत संसाधन नहीं प्राप्त होते हैं उनके पास। तन ढकने के लिए अब इतनी बड़ी ठंड आ गई है, ठंड में देखोगे कपड़ा नहीं है सही से, उनके बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो मृत्यु दर उनमें ज्यादा होती है गरीबों में, है ना। रोटी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है उनके पास। मकान देखोगे उनका टूटा फूटा है, बारिश में पूरा मकान छत टपकते रहता है, तो ठंड में उनको ठंड ही लगती है। तो क्या कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, हो सकता है कि सड़क पर भी वो सो रहे हैं, है ना, बिल्कुल घर ही नहीं है उनके पास। तो वैसे लोगों को गरीबी रेखा के बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जाता है, बीपीएल के अंदर रखा जाता है। लेकिन अब जो भी हो, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। तो गरीबी जो है वंचित रहने की अवस्था है। गरीब किसे कहते हैं, गरीबी वंचित होती है, जिस संसाधनों से वंचित होने की अवस्था को गरीब कहा जाता है। सतत स्वास्थ्य और यथोचित उत्पादन जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों की संतुष्ट न कर पाने के समर्थता को प्रतिबिंबित करती है गरीबी। उनके पास समर्थ नहीं है कि वो संसाधन का उपयोग करें, है ना। वर्ष 2011 के अनुसार देखो,
दूसरा सवाल है ना, गरीबी रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसमें दो सवाल जुड़ा हुआ है। तो निर्धारण कैसे किया जाता है? 2011 में विश्व बैंक ने सभी देशों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया। विश्व बैंक ने कैसे निर्धारण किया? उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय $1.78 न्यूनतम होनी चाहिए 2011 के अनुसार। ठीक है, अभी जो है डॉलर की कीमत करीब करीब 76 रुपया प्रति डॉलर है। यानी कि आपको जो है 150 रुपया के आसपास कमाना है आज के डेट में प्रतिदिन, लेकिन वो आज 150 रुपया से आज क्या होने वाला है? पूरे परिवार को तो आप चला नहीं सकते हो, रहना, भोजन या बहुत सारी सुविधाएं दे नहीं सकते हो, संसाधन दे नहीं सकते हो। तो ये 2011 की बात है। तो 2011 के अनुसार प्रतिदिन $1.78 न्यूनतम होनी चाहिए। इसके अनुसार भारत में 2011-12 में जो गरीबों की रिपोर्ट आई 2011-12 में, उसमें आप देखोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% गरीब हैं। ठीक है, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में 13.7% गरीब हैं, और पूरे भारतवर्ष में 21.9 यानी कि 22% गरीब बस रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर अपना रिपोर्ट दिया। भारत का भी अपना मानक है ना, भारत भी अपना मानक बनाए। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मानक तैयार किया तो 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि हमारे यहां 29.8% लोग गरीब हैं। ठीक है, विश्व बैंक ने कहा भारत में 21.9% है, तो रिजर्व बैंक ने जो अपना बनाया सूची उसमें बताया कि 29.8% लोग भारत में गरीब हैं, यानी लगभग 30% लोग भारत में गरीब हैं 2018 के अनुसार। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब आप ऐसे लिखोगे। अगला जो पॉइंट है इसमें देख लो बच्चों, कुछ डाटा है, रिजर्व बैंक ने जो आपको डाटा दिया उसमें दिखा, इसलिए हम इसको दे रहे हैं कि यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आने की बहुत संभावना है। कुछ नहीं, जो पॉइंट को हम लाल कर दिए उसको आप देख लो। इसमें है कि भारत में गरीब जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गरीब जनता का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अगर जो केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तो दादर नगर हवेली है ना। यहां देखो 2018 का रिपोर्ट है, दादर नगर हवेली और दमन दीव अब जो है दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, आपको जानकारी होगा। लेकिन 2018 के अनुसार दादर नगर हवेली सबसे टॉप में है केंद्र शासित प्रदेशों में, और किसी राज्य की बात करें तो वो है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे बिहार है। हो सकता है पूछ दे कि बिहार जो है गरीबी रेखा में कितना प्रतिशत बिहार में लोग बसते हैं, तो बिहार में 54.4%। याद रखना, आधा से ज्यादा आबादी जो बिहार में गरीब है, आधा से अधिक आबादी बिहार में गरीब है। ठीक है, और गरीबी रेखा, भारत में गरीबी रेखा का न्यूनतम प्रतिशत ये है डाटा। सबसे कम गरीबी रेखा है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये 0.4% है मात्र। अब गोवा में, उसके बाद राज्यों की बात करेंगे तो राज्य में सबसे कम गोवा है, यहां मात्र 8 से 9% लोग गरीब हैं। ठीक है, उसके बाद गरीबों की जनसंख्या की हम बात करेंगे, वो तो हो गया प्रतिशत, और जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी का है, आप लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में राज्य में। तो उसी तरह सबसे ज्यादा गरीब भी उत्तर प्रदेश में बस रहे हैं, है ना। उसके बाद बिहार में है, तो यहां भी बिहार सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हो कि बिहार में जो है मकान टूटा फूटा, झोपड़ी टूटा फूटा, रहने के लिए व्यवस्था नहीं। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, स्वास्थ्य जीवन के सूचक, पहला तो था आर्थिक से, दूसरा है स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य क्या है आपको मैं बताया कि ये भी एक मानक है इसका, यूएनडीपी का। तो स्वास्थ्य जीवन से सूचक क्या होगा? रोग और पीड़ा, जितने कि स्वास्थ्य में अगर कब रहोगे कि रोग और पीड़ा ना हो, रोग नहीं मिले, स्वस्थ रहे आदमी। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ तो बीमारी है ना। जन्म लेता है बच्चा तो उसको सबसे पहले डॉक्टर का भी, अधिकांश बच्चों को कह देगा गैस की शिकायत है, कुछ बच्चों को कह देगा पीलिया हो गया, जन्म लेते ही साथ उस बीमारी लेके पैदा हुआ बच्चा आज की तारीख में, है ना। तो स्वस्थ, रोग पीड़ा से मुक्त जीवन, उसके बाद दीर्घ आयु, स्वस्थ जीवन ही, दीर्घायु और मैंने रोग पीड़ा से मुक्त जीवन ही स्वस्थ जीवन का पहचान है। ठीक है, इसमें जो है भारत सरकार जो काम कर रही है, सबसे ज्यादा मृत्यु को रोकने में भारत सरकार काम कर रही है। तो मृत्यु कहां सबसे ज्यादा होता है?
बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे का मृत्यु होता है, या जो माता बच्चे को जन्म दे रही है तो उस समय माता का मृत्यु हो जाता है। तो ये केस, दोनों केस में मृत्यु की संभावना को कम करना भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है, और वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ा रहा है सरकार। दूसरा, मृत्यु कब होता है? जब लोग वृद्ध होने लगते हैं, शरीर बूढ़ा होने लगता है तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो फिर वृद्धों के स्वास्थ्य के लिए वहां पे मृत्यु दर को कम करने के लिए जो है सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। मृत्यु दर फिर कहां बढ़ता है? गरीबों में, कि वहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने के कारण गरीबों का मृत्यु ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे फिर क्या करते हैं? गरीबी क्षेत्रों में सरकारी हॉस्पिटल या एनजीओ वगैरह देखते होंगे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करती है फ्री में, है ना। तो वहां पर फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं। उसके बाद बच्चों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सिर्फ दवाइयां खाने से स्वस्थ आदमी नहीं होता है। आप सिर्फ दवाई खा लोगे तो स्वस्थ हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। स्वस्थ होने के लिए आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा। सबसे पहले स्वच्छ रहो, फिर स्वस्थ रहो। तब क्या हुआ? भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को, याद रख लेना, ये लाइन मार लो इसको, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को जो है पूरे राष्ट्र में एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ कर दिया। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 से पूरे भारत में जो है कि एक आंदोलन के रूप में शुरू कर दिया। इसमें क्या किया स्वच्छ भारत मिशन? ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन पहले भी चल रहा था, लेकिन वो चलता था, कागजी कार्रवाई हो जाती थी, हो गया। लेकिन इस बार 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन को एक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया, और इसमें कहा गया कि खुले में शौच बंद। ठीक है। लोटा लेकर लोग खेतों में बैठे रहते, तो वो बिल्कुल बंद, है ना। तो लोटा पार्टी बंद। उसके बाद नगर निगम को कहा गया कि जो भी ठोस कचरा है उसका वैज्ञानिक तरीके से उसे समाप्त करना। ठीक है। वो भी एक प्रबंधन करना, वो भी जो है एक स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। उसके बाद शौचालय, घर घर शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय। एक गांव क्षेत्र में अगर शौचालय नहीं है तो वहां पर, छोटा सा गांव है तो वहां पर शौचालय की सुविधा, तो वहां सामुदायिक शौचालय हो गए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब जगह पर सार्वजनिक शौचालय खोला गया। पहले भी था सार्वजनिक शौचालय, लेकिन इसमें युद्ध स्तर से खोला गया। उसके बाद जो है चलंत शौचालय की भी व्यवस्था की गई, है ना। तो इस प्रकार जो है शौचालय पर विशेष ध्यान दिया गया। फिर ग्रामीण भारत में जो लोग, महिलाएं जो थी लकड़ियों पर भोजन बना रही थी, धुआं से प्रदूषण फैल रहा था, वो भी अस्वस्थ हो रही थी, वहां पे एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था, उपलब्धता करवाई गई, जिससे कि वहां पे भी प्रदूषण कम हो, उनके अंदर बीमारियां कम फैले। उसके बाद पीने वाले पानी को स्वच्छ बनाया गया। घर घर जो है स्वच्छ जल का उपलब्धता बढ़ाई गई। ठीक है। इसमें जो है तीसरा पॉइंट है बच्चों, सामाजिक सशक्तिकरण की सूचक। ठीक है। सामाजिक सशक्तिकरण की सूचक में जो है बच्चों मुख्य रूप से साक्षरता को रखा गया है। समाज तभी सशक्त होगा, आप अपने अधिकार का प्रयोग तभी करोगे जब तक आप शिक्षित ना हो। अगर जो आप शिक्षित हो जाते हो, देखते हो जो लोग शिक्षित हो जाते हैं वो हर संसाधन का उपयोग सही तरीके से करते हैं। ठीक है। और जो है बहुत सारे, जैसे कि उनके पास फिर भूखमरी, गरीबी, अज्ञानता और वो बंधुआकरण जैसे बिंदुओं से हट जाते हैं, परे हट जाते हैं। वो अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में समाज में खड़ा करते हैं। ठीक है। तो वहां पे जो है साक्षरता को हम कहेंगे, किसी भी देश के लिए साक्षरता जो है सशक्तिकरण की, सामाजिक सशक्तिकरण की प्रमुख सूची है ना। भारत में साक्षरता वर्ष 2011 के अनुसार जो है साक्षरता लगभग 74.4% थी। पूरे भारतवर्ष की साक्षरता की बात कर रहे हैं तो 74% भारत की साक्षरता थी। स्त्रियों में साक्षरता ये 65.46%, यानी 65%, 35.65% जो है स्त्रियों की साक्षरता थी। पुरुषों की साक्षरता 80% थी। ठीक है। दक्षिण भारत, एक चीज बता दें बच्चों, भारत जो है अगर जो संसाधनों, स्वच्छता, शिक्षा के मामले में बांटा जाए तो भारत पूरी तरह से 2 भागों में बढ़ जाएगा।
एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत में देखोगे सभी चीज, सभी संसाधनों की कमी है, दक्षिण भारत में कम है। क्यों? क्योंकि वहां साक्षरता को लोग अपनाएं, शिक्षा को अपनाएं। जब शिक्षा अपना लिए तो वो अपने आप जो है स्वच्छ हो गए, स्वस्थ हो गए, उनका विकास, आर्थिक विकास तीव्र हो गया। तो आप देखोगे दक्षिण भारत की तुलना, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के लोग ज्यादा, दक्षिण भारत के लोगों में ज्यादा मानवीय विकास हुआ है, ठीक है, हम लोगों की तुलना में। हाँ, यहाँ उत्तर भारत में सब ज्यादा गरीबी है, ठीक है। तो उसमें कहा गया, कह रहे थे हम कि दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता, महिला साक्षरता और औसत, राष्ट्र की औसत साक्षरता से ऊंची है, ठीक है। जहां पर आपको राष्ट्र की औसत साक्षरता 74% है, महिलाओं की साक्षरता 65% है, तो दक्षिण भारत में जाओगे तो दोनों ऊंचा है, ठीक है। वहां 80 या 90% आपको साक्षरता दर मिलेगा, महिलाओं में भी और जनरल में भी। और भारत के राज्यों में साक्षरता दर का व्यापक प्रादेशिक असमानता है। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें देखोगे कि सब में एक बहुत ज्यादा असमानता है। कहीं बहुत ज्यादा अशिक्षित लोग हैं, कहीं बहुत ज्यादा 91-92% तक जो है केरल जैसे राज्यों में शिक्षित लोग हैं। उसमें बिहार आपके टॉप में है, नीचे से सबसे कम साक्षरता आपके बिहार में मिलता है, 63.73% साक्षरता दर बिहार की है। यह सवाल पूछा है कि ऑब्जेक्टिव में कि सबसे कम निम्न साक्षरता दर किस राज्य में है, बिहार में। सबसे निम्न स्त्री साक्षरता दर किस में है, बिहार में। सबसे निम्न पुरुष साक्षरता दर कहाँ, किस राज्य में है, बिहार में। बिहार लिख दो आप हर चीज में। और सबसे उच्च साक्षरता दर किस राज्य में है, केरल में। सबसे उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा साक्षरता दर कहां है, केरल में, लिख दो केरल। तो केरल का जो है मानवीय विकास भी सबसे ज्यादा हुआ है बच्चों, केरल में मानवीय विकास भी सबसे ज्यादा हुआ है। तो आप इस चीज को महसूस कर लिया, समझ लिए होगे, शिक्षा से मानव का विकास तीव्र हो जाता है ना। तो शिक्षा को आप छोड़ो नहीं, अच्छे से शिक्षा प्राप्त करो। तो सबसे कम बिहार में, सबसे वही केरल और मिजोरम की बात करेंगे तो केरल में 93%, तो मिजोरम में 91.58 यानी 92%। ये है शिक्षा। यहां एक सवाल बनता है बच्चों, भारत में बच्चों के घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताएं। एक बहुत बड़ा हम लोगों के साथ ये है, हमारे समाज में, भारत के समाज में एक बहुत बड़ा यह है कि महिला बच्चा जन्म ली तो उसको मार दो, उससे दुर्व्यवहार करो। पुरुष बच्चा जन्म लिया तो उसे सर पे बिठा लो, है ना। तो वही चीज है, ये सवाल वही पूछ रहा है आपसे कि भारत में बच्चों के घटते लिंगानुपात के कारण 2 कारण बताइए। तो इसमें तो आप खुद ब खुद लिख दोगे कि क्यों है 2 कारण, है ना। भारत में केरल को अपवाद माना गया है। इसमें लिंगानुपात कैसे नापते हैं बच्चों, हम बताए हुए हैं कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, जब 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 1000 से कम हो गई तो लिंगानुपात घट गया। 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई तो लिंगानुपात बढ़ गया, उसको कहते हैं, ठीक है। और केरल एक ऐसा मात्र राज्य है जहां 1000 से अधिक, 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है 1000 से, ठीक है। तो आने वाले समय में लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलेगी, ये हाल रहेगा, है ना, लिंगानुपात कम रहेगी। तो इसमें देखोगे कि केरल को छोड़ दें तो भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात 1000 से कम है, सभी राज्यों में। और उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया पंजाब हरियाणा ने। पंजाब हरियाणा की लिंगानुपात जो है, पंजाब में 847 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, 847 मात्र। और हरियाणा में 833 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। यहां पर पंजाब हरियाणा रिकॉर्ड तोड़ दिया। शिक्षित है, संसाधनों का पूरा उपयोग करता है, लेकिन यहां पे उसकी बेवकूफी है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, उसका 2 बहुत बड़ा कारण है कि प्रसव के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान ही, वो जन्म के समय के पहले पूर्व में ही पता लगा लेते हैं कि बच्चा जो है पुरुष है या महिला है, तो उसको गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। अगर जो लड़की है तो गर्भ में समाप्त कर दो, लड़का है तो ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, लिंगानुपात दर बढ़ गया, ठीक
ठीक है, पुरुषों का बढ़ गया, महिलाओं का लिंगानुपात दर घट गया। तो वहां पे दूसरा कारण है हमारे समाज की कुरीतियां, कि महिलाओं से जो है हमारा वंश नहीं चलता है, पुरुषों से हमारा वंश चलता है। ठीक है, बहुत बड़ा भेदभाव है, जिसके कारण भारत में विकास आज तक नहीं हुआ। अमेरिका, जर्मनी, जितना भी डेवलप कंट्री देख रहे हो बच्चों, विकसित देश देख रहे हो, वहां पर महिलाओं का पूरा योगदान रहता है विकास में। महिलाएं वहां डॉक्टर, इंजीनियर, आज से नहीं, सैकड़ों साल से, मतलब कि हर एक काम में महिलाएं वहां आगे रहती हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर में रखा गया, चूल्हा चौकी करवाया गया। अब जो है महिलाएं जो है घर की दहलीज को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो भारत का विकास भी तीव्र हो गया है, होना भी चाहिए। आधी आबादी महिलाएं हैं भारत की, और आधी आबादी को आप बेरोजगार बना के ऐसी रख दियो घर में। और आधी आबादी पर कितना होगा, 121 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ तो ऐसे ही कहोगे कि आराम से घर में रहो। 60 करोड़ कितना कमाएगा, और 60 करोड़ में तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर तरह के लोग हैं, कार्यशील जनसंख्या कम है उसमें। तो भारत में दूसरा हो गया, भारत में सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाएं जो है महिला शिशु जो है की तुलना में पुरुष शिशु का जन्म को लोग जो है वरीयता दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 उपाय आप लिख देना, इसमें 2 कारण लिख देना कि बच्चों का क्यों लिंगानुपात भारत में घट रहा है। सामाजिक कुरीति अवश्य लिखना। अगला सवाल बनता है बच्चों, उत्तरी भारत, हमने बताया ना भारत को 2 भाग में बांट दोगे आराम से, दक्षिण भारत अलग, उत्तर भारत अलग। तो उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर, सही बात है, उत्तरी भारत का विकास जो है उसमें मानव विकास का जो है स्तर बहुत निम्न है। उसके 2 कारण आपको इस सवाल के अनुसार देना है। तो 2 कारण में क्या बताएंगे, उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में मानव विकास निम्न स्तर पर है, उसमें जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम है, ठीक है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक समस्याएं हैं। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद लिखेंगे उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में साक्षरता दर कम है। साक्षरता कम है तभी तो आर्थिक और बेरोजगारी और गरीबी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम मिलती हैं। जब देखो बच्चों, कितना भी सरकार आपको फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दे, लेकिन हम लोगों का ज्यादा झुकाव जो होता है प्राइवेट निजी अस्पतालों की तरफ ज्यादा रहता है। वहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा मिलती है, वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप है, कुछ ना कुछ कारण है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी पैसे के दम पे खरीदा जाता है ना। तो आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी हम लोग नहीं ले पाते हैं, और यही कारण है कि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये सब लिख देना इस सवाल में आप। ठीक है, अगला जो हमने बताया था, आपको दिया था कि ये 5 अंक का हर एक क्वेश्चन में ये जरूर आता है। इसको हर एक दिन हम बोले थे कि हम आपको एक प्रश्न देंगे, उसको हम सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। प्रश्न है आपका, भारत का मानचित्र बनाएं और निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। ठीक है, ये 5 अंक का है। तो सबसे पहले कहता है कि विंध्य पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो भारत का एक छोटा सा मैप बना लेना बच्चों, और इसमें विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को दर्शा देना। बस ऐसे एक लिख देना, ऐसे एक लाइन बना देना। ठीक है, एक हो गया इसमें विंध्य पर्वत श्रेणी, एक हो गया इसमें आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो विंध्य पर्वत श्रेणी यहां लिख दोगे आप, विंध्य पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी, ठीक है। दूसरा नीचे लिख दोगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, 2 लिख देना। उसके बाद है कि भुवनेश्वर। ठीक है बच्चों, भुवनेश्वर जैसा कि आप लोग जान रहे हो उड़ीसा की राजधानी, हमने बताया था कि इसमें 2-3 तो आपको राजधानियां पूछ देगी, किस राज्य की राजधानियां, उसको आपको गोल कर देना है और वहां पे इंडिकेट, जैसे कि यहां पर भुवनेश्वर।
उड़ीसा की राजधानी, इसको ऐसे गोल करेंगे डैश करके, यहां पर लिख देंगे भुवनेश्वर। ठीक है। उसी तरह पूछा गांधीनगर, तो गांधीनगर आप लोग जान रहे हो गुजरात की राजधानी है, यहां गोल करेंगे ऐसे लिख देंगे, यहां लिख देंगे गांधीनगर। ठीक है। उसके बाद है जयपुर, जयपुर आप लोग जान रहे हो कि राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर को यहां पर गोल करेंगे, यहां पर लिख देंगे। इस तरह प्रैक्टिस करो बच्चों, मानचित्र बनाने का प्रैक्टिस करो, इससे जो है आपको बहुत लाभ होगा। 5 अंक तो एकदम बिल्कुल पक्का है कि आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही आसान है, मानचित्र बनाने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, और सब इंडिकेट करने में आपको जो है प्रैक्टिस हो जाने के बाद बहुत तो 2 से 3 मिनट लगेगा। 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आप ये पूरा का पूरा प्रश्न का जवाब दे सकते हो। ठीक है। और मानचित्र ऐसा है बच्चों ज्योग्राफी में कि मानचित्र में आपको पूरा का पूरा अंक प्राप्त होता है, अंक में कमी नहीं की जाती है। ठीक है। तो ज्योग्राफी मानचित्र और डाटा का ही पूरा ये खेल है। अब बच्चों जो है आज का कक्षा मैं यही समाप्त करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए गृह कार्य ले आया हूं। ठीक है। उस गृह कार्य को आप लोग देख लो। इसमें से अधिकांश गृह कार्य जो है हमने बना दिया है, उसका प्रश्नों का जवाब मैं दे चुका हूं। उसमें आप एक आध जो छोड़ दिए हैं हम आप लोगों के लिए, उसका अपना प्रश्नों का जवाब आप खुद से देने का प्रयास करोगे। ठीक है। जहां समस्या आएगी आप हमसे YouTube पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। सवाल पूछ सकते हो, उसका जवाब पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बाद बच्चों लघुतरीय प्रश्न है, बहुविकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें जो है बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं यहाँ से, जैसे कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है, तो वो केरल है। अभी हम बताएं कि केरल में मानव विकास सबसे ज्यादा है। उसके बाद भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में से स्त्री साक्षरता न्यूनतम है, तो आपका बिहार है ना। स्त्री में पुरुष में सब में बिहार लिख देना। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पर लक्षद्वीप आ जाता है बच्चों। ये जो है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर साक्षरता दर है लक्षद्वीप में। उसके बाद भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो केरल है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर अभी बताए हम। उसके बाद वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही, तो वो केरल है। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करूंगा बच्चों। अगर जो कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ठीक है। इसके साथ ही अगले कक्षा में हम मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।